कहानी की शुरुआत होती है एक 8 साल के लड़के से जो शाओलिन बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम है शाओयू। वह सिर्फ 3 साल की उम्र से कुंग फू सीख रहा है और आज 8 साल की उम्र में वह मार्शल आर्ट्स का बड़ा एग्जाम देने जा रहा है। शाओयू सीनियर स्टूडेंट्स के साथ फाइट शुरू करता है। वहाँ 3 सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अगरबत्ती बुझने से पहले उसे हराना होता है। अगर वे नाकाम रहते हैं तो शाओयू परीक्षा पास कर जाएगा। 2 सीनियर पूरी कोशिश करते हैं मगर आधी अगरबत्ती खत्म होने तक भी वे शाओयू को हरा नहीं पाते, बल्कि शाओयू उन्हें मात दे देता है। अब तीसरे सीनियर के साथ जबरदस्त फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ हम कोरिया के एक स्कूल में क्यूनान को देखते हैं जो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जो ताइक्वांडो क्लब की मैनेजर है। लेन का छोटा भाई बेई है और ये दोनों डॉक्टर झांग के बच्चे हैं। क्यूनान दूसरी स्कूल के पार्टिसिपेंट्स के साथ मुकाबला कर रहा होता है। वह न सिर्फ शानदार फाइटर है बल्कि काफी हैंडसम भी है। इसी वजह से लेन उसे पसंद करती है। रात को लेन क्यूनान की फाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नोट कर रही होती है। बेई सारे स्नैक्स खा रहा होता है। लेन उसे रोकती है, इतना मत खाओ। इन दोनों को पता था कि बहुत जल्द उनके घर पर चीन से एक एक्सचेंज स्टूडेंट आने वाला है जो उनके साथ ही रहेगा और उसी स्कूल में पढ़ेगा। तभी लेन के पास उसके पापा डॉक्टर जांग का वीडियो कॉल आता है। वो कहते हैं, मुझे यहाँ बहुत काम है, कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा, तुम दोनों को अपना ध्यान खुद रखना होगा। लेन नाराज होकर कहती है, जब माँ गुजरी थी तब आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन आप तो होते ही नहीं। हम रोज फास्ट फूड खाते हैं, सुबह लेट उठते हैं और अब एक नया बच्चा भी आ रहा है। मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगी? डॉक्टर झांग उसे समझाते हैं, मैं अपना काम पूरा करके बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, क्या तुम्हें वो मिल गया? बेई झुंझला कर कहता है, आपका गिफ्ट तो हमेशा बेकार होता है, हमें नहीं चाहिए। इस पर डॉक्टर झांग गंभीर होकर कहते हैं, इस गिफ्ट में मेरी सालों की मेहनत है, इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना। मगर लेन और बेई को यह मजाक लगता है। वो पापा की बात को हल्के में ले लेते हैं। तभी हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो डॉक्टर झांग की लैब की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त लेन के घर की डोरबेल बजती है और शाओयू वहां पहुंच जाता है। लेन और बेई दोनों शाओयू से मिलने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच गुंडे लैब में घुसकर डॉक्टर झांग को पकड़ लेते हैं और वीडियो कॉल काट देते हैं। वो लोग ट्यूरिंग 9 नाम के एक सीक्रेट प्रोग्राम की तलाश में हैं, जिसे डॉक्टर झांग ने पूरी दुनिया से छुपाकर बनाया था। गुंडे जोर से पूछते हैं, ट्यूरिंग 9 कहाँ है? डॉक्टर झांग शांत लहजे में जवाब देते हैं, ट्यूरिंग 9 तो बस एक इंटेलिजेंट टॉय है जो मेरी मरी हुई वाइफ की आवाज में बात करता है। उसमें कुछ खास नहीं है, मैंने वो अपने बच्चों के लिए बनाया था। मगर गुंडे मानते नहीं, वो डॉक्टर झांग को पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बताते। फिर वो लोग लैब का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर झांग ने ट्यूरिंग 9 को पार्सल में पैक करके अपने घर भेज दिया था। गुंडों का लीडर मिस्टर शीन अपने 2 आदमियों का और डीले को उस पार्सल को लाने भेजता है। वो दोनों हुलिया बदलकर डॉक्टर झांग के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर शाओयू मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन बेई वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिसकी वजह से शाओयू ध्यान नहीं लगा पाता। बेई उसे भी गेम खेलने के लिए बुलाता है। शाओयू को गेम बहुत अच्छा लगता है। दोनों जोर जोर से हंसते और चिल्लाते हुए गेम खेलने लगते हैं। लेन को जैसे ही बाहर से शोर सुनाई देता है, वो गुस्से में चिल्लाती हुई कमरे में आती है, लेकिन दोनों तुरंत गेम बंद करके बिस्तर में सोने का नाटक करने लगते हैं। इस बीच बाहर कार में बैठे काई और डीले प्लान बना रहे होते हैं। डीले चोरी के लिए मास्क पहन लेता है, मगर काई उसे रोक देता है, नहीं अभी नहीं, कल दिन में जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब हम घर में घुसकर ट्यूरिंग 9 चुरा लेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रात में जब लेन सोने जा रही होती है, उसकी नजर अपने पापा के भेजे गिफ्ट पर पड़ती है। वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है। बॉक्स खोलते ही अंदर एक इलेक्ट्रिक पैंडा निकलता है। जैसे ही उसने बटन ऑन किया, पैंडा बोलने लगा। डॉक्टर झांग ने उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डाला था और अपनी वाइफ की आवाज भी उसमें रिकॉर्ड की थी। लेन अपनी माँ की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। एआई उसे नया पासवर्ड सेट करने को कहता है। लेन थोड़ा हिचकिचाते हुए कुछ बोलती है और वही पासवर्ड बन जाता है, लेकिन लेन को कुछ समझ नहीं आता। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और माँ को याद करते हुए सो जाती है। अगले दिन लेन, शाओयू और बेई तीनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। काई और डीले दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी डीले की नजर लेन के बैग पर टंगे उस पैंडा पर पड़ती है। लेन को वो पैंडा बहुत पसंद आया था क्योंकि उसमें उसकी माँ की आवाज थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगी। दोनों चोर पैंडा चुराने का नया प्लान बनाने लगते हैं। रास्ते में लेन और बाकी बच्चे क्यूनान और उसकी छोटी बहन शनशन से मिलते हैं। तभी डीले पीछे से आता है और लेन के बैग से पैंडा चुराकर भाग जाता है। शाओयू ये देख लेता है और बिजली की रफ्तार से उसका पीछा करता है।
शाओयू और क्यूनान मिलकर डीले को जोरदार तरीके से पीटते हैं और पैंडा वापस ले लेते हैं। इसके बाद वो सभी स्कूल पहुंचते हैं जहां शाओयू का क्लास में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सभी बच्चे शाओयू के पारंपरिक वेशभूषा देखकर हैरान थे और उसका मार्शल आर्ट्स देखना चाहते थे। वहीं शाओयू भी क्यूनान की ताइक्वांडो से इंप्रेस हो चुका था। स्कूल में अब सभी बच्चे शाओयू की स्किल्स देखने के लिए फिजिकल एजुकेशन यानी पी क्लास का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। पी क्लास में शाओयू अपनी शानदार फ्लेक्सिबिलिटी और रफ्तार से सभी को हैरान कर देता है। उसकी स्पीड और मूवमेंट देखकर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पी टीचर भी दंग रह जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद शाओयू बेई के साथ लेन के पास जाता है जो ताइक्वांडो ट्रेनिंग हॉल में थी। वहां क्यूनान प्रैक्टिस कर रहा होता है। शाओयू उसके स्टाइल को देखकर खुश होता है और ध्यान से उसे देखता है। क्यूनान भी शाओयू की मौजूदगी में और ज्यादा मुश्किल स्टंट करने लगता है। रात को लेन और बाकी सबके सोने के बाद काई और डीले घर में घुसने की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले काई अंदर आता है लेकिन कूदते ही कैक्टस पर गिर जाता है और बुरी तरह दर्द में तड़प उठता है। इसके बाद दोनों मिलकर घर में घुसते हैं लेकिन शाओयू को नींद नहीं आ रही थी। वो लिविंग रूम में वही स्टंट प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसने क्यूनान को करते देखा था। शाओयू को दोनों चोर नजर आ जाते हैं। वो पहले तो चौंक कर उन्हें डराता है, फिर उन पर टूट पड़ता है, दोनों की जबरदस्त धुनाई कर देता है और घर से भगा देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो दोनों एक ह्यूमिडिफायर पैंडा उठा ले जाते हैं। अगले दिन स्कूल के फैशन शो में शाओयू और मेरे भाई को एक दूसरे से लड़ना चाहिए, ऐसी मजाक में बातें हो रही होती हैं। इसी दौरान काई और डीले भी लड़कियों के भेष में वहां पहुंच चुके थे। सभी बच्चे मिलकर देखते हैं और फिर उन दोनों चोरों पर टूट पड़ते हैं। उनकी जमकर धुलाई होती है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। पी टीचर वहां पहुंचते ही सब रुक जाते हैं। इस अफरा तफरी में काई और डीले मौका देखकर भाग निकलते हैं और इस बार वो टूरिंग 9 चुराने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है। लेन उन्हें बताती है चोर मेरा पैंडा ले गए हैं। पुलिस पैंडा और चोरों के हुलिये की जानकारी लेती है और लेन को भरोसा दिलाती है हम तुम्हारा पैंडा बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। बाद में सभी स्टूडेंट्स मिलकर हॉल की सफाई करते हैं। मिस्टर शेन के पास अब टूरिंग 9 पहुंच चुका होता है। उसने डॉक्टर झांग को पहले से ही किडनैप कर रखा था लेकिन पैंडा लॉक था और पासवर्ड सिर्फ लेन को पता था। शेन कई बार डॉक्टर झांग से पूछता है पासवर्ड क्या है, मगर डॉक्टर झांग हर बार एक ही जवाब देते हैं मुझे पासवर्ड नहीं पता। शेन और उसके आदमी बार बार पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। शेन को टूरिंग 9 के अंदर छिपे प्रोग्राम के बदले में $100 मिलियन मिलने वाले थे लेकिन जब तक वो इसे अनलॉक नहीं कर पाता वो रकम महज एक सपना थी। अब पैंडा चोरी हुए 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में जरूर एक बड़ी गैंग का हाथ है। हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मिस्टर शेन लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन वो टूरिंग 9 का पासवर्ड अनलॉक नहीं कर पा रहा था। बार बार की नाकामी से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में डॉक्टर झांग को पीटना शुरू कर देता है और उससे पासवर्ड उगलवाने की कोशिश करता है मगर डॉक्टर झांग कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। इसी बीच डॉक्टर झांग के मोबाइल पर लेन का वॉइस मैसेज आता है। दरअसल आज लेन का बर्थडे था। वो अपने पापा से कह रही होती है पापा शाम 6 बजे से पार्टी शुरू होगी इसलिए टाइम से घर आना। शेन को एक शातिर आइडिया आता है। वो तय करता है कि डॉक्टर की बेटी को किडनैप करके उससे पासवर्ड निकलवाएगा। वो तुरंत अपने गुंडों को लेन को पकड़ लाने का हुक्म देता है। उसी शाम क्यूनान, बेई, शाओयू और शनशन मार्केट में होते हैं। लेन के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और घर लौटने देते हैं। लेन घर पर अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी की तैयारी में लगी होती है। तभी उसे पापा का मैसेज आता है मैं घर के बाहर आ गया हूँ। लेन बहुत खुश हो जाती है और उन्हें देखने बाहर निकल जाती है लेकिन घर के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी होती है जिसमें मिस्टर शेन के लोग बैठे थे और डॉक्टर झांग को भी उसी कार में बांधकर लाए हुए थे। लेन को शक होता है। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ती है। तभी कार से डॉक्टर झांग निकलते हैं और चिल्लाकर कहते हैं भागो लेन। लेन घर की तरफ दौड़ती है मगर तभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। लेन चीखती है। उसकी आवाज दूर तक गूंजती है। इसी दौरान क्यूनान और शाओयू जो घर से थोड़ी ही दूर थे लेन की चीख सुन लेते हैं और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। शाओयू जैसे ही कार के पास पहुंचता है एक गुंडा दरवाजा खोलकर उसे जोर से धक्का मारता है। शाओयू जमीन पर गिर जाता है। क्यूनान उस गुंडे पर अटैक कर देता है लेकिन वो आदमी भी एक शानदार मार्शल आर्टिस्ट निकलता है। वो क्यूनान को बुरी तरह पीटकर कार लेकर भाग जाता है। लेन को किडनैप कर लिया गया था लेकिन क्यूनान और शाओयू हार नहीं मानते। शेन के लोग डॉक्टर और लेन को शेन के सामने लाते हैं। उन्हें कुर्सी पर बांध दिया जाता है। मिस्टर शेन लेन को चाकू की नोक पर रखकर डॉक्टर से कहता है पासवर्ड बता वरना तेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। लेन को लगता है कि शेन उससे पासवर्ड पूछ रहा है। वो जोर से चिल्लाती है कैसा पासवर्ड। जैसे ही टूरिंग 9 को लेन की यह आवाज सुनाई देती है वो अपने आप अनलॉक हो जाता है। अब उसका बायर मिस्टर एंडरसन वहां पहुंच जाता है। वो अपने लैपटॉप से पेमेंट ट्रांसफर करने ही वाला होता है
तभी बाहर से हल्की सी आवाज आती है। शेन अपने भरोसेमंद आदमी को चेक करने के लिए भेजता है। उसी वक्त बेई भी चुपके से अड्डे में घुस आता है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। टूरिंग 9, बायर की डील और पैसे का ट्रांसफर। बेई चालाकी से एंडरसन के लैपटॉप तक पहुंचता है और किसी को पता चले बिना अकाउंट नंबर बदल देता है। इसके बाद वह दोबारा अंधेरे में छिप जाता है। वहीं शेन का एक आदमी जाकर हालात चेक करता है। वह काई को बेहोश पड़ा देखता है। हैरान होकर वह डीले के पास जाता है, लेकिन तभी अचानक क्यूनान और शाओयू उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं। दोनों मिलकर तेज और सटीक वार करते हैं। कुछ ही पलों में वो गुंडा भी धराशायी हो जाता है। क्यूनान रुक जाता है और शाओयू को अंदर जाने के लिए कहता है, जाओ, लेन को बचाओ। अंदर शेन और एंडरसन के बीच डील चल रही थी। एंडरसन ने पेमेंट, तभी शाओयू भी अंदर पहुंच जाता है। शेन और एंडरसन के लोग तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब शाओयू अपनी स्पीड और ताकत से एक एक कर सभी को गिरा देता है। बेई ने अपने पापा और बहन के हाथ खोल दिए थे, अब वो भी आजाद थे। शेन, एंडरसन और डॉक्टर जांग के बीच टूरिंग 9 के प्रोग्राम को लेकर जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। लेन और बेई भी शाओयू का साथ देते हुए गुंडों पर टूट पड़ते हैं। शाओयू सबको धूल चटा देता है और लगभग सभी गुंडे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन शेन प्रोग्राम लेकर वहां से भाग निकलता है। शाओयू, क्यूनान और बाकी सभी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बाहर क्यूनान अभी भी शेन के एक खास आदमी से लड़ रहा था और अब तक उसे हरा नहीं सका था। वो आदमी क्यूनान को बुरी तरह घायल कर देता है। वह फिर से क्यूनान को मारकर दूर फेंक देता है। शाओयू अपने मास्टर की सिखाई हुई शाओलिन मार्शल आर्ट्स याद करता है। गहरी सांस लेकर वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और एक आखिरी जोरदार अटैक से उस आदमी को हरा देता है। दूसरी ओर डॉक्टर जांग, बेई और लेन ने शेन को घेर लिया था। भागने की कोशिश में शेन कुछ बक्सों के नीचे दब जाता है। डॉक्टर जांग को अपना टूरिंग 9 प्रोग्राम वापस मिल जाता है। पुलिस भी हमेशा की तरह देर से वहां पहुंच जाती है। शेन, एंडरसन और उनके सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सब कुछ सुरक्षित था। शाओयू और उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी। सबके चेहरों पर सुकून और मुस्कान थी। डॉक्टर झांग अपने बच्चों से वादा करते हैं, अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेन भी भावुक होकर कहती है, और हम भी अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीन कट होता है। शाओयू के स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा होता है। शाओयू और उसके दोस्तों को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक वांटेड क्रिमिनल और उसकी गैंग को पकड़वाया था। सभी बच्चे शाओयू की तारीफ करते हैं क्योंकि उसके आने के बाद सब ताइक्वांडो और फिटनेस को लेकर और भी ज्यादा प्रेरित हो गए थे। कभी कभी असली ताकत मुट्ठी में नहीं, दिल में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगली कहानी और धमाकेदार होने वाली है।